हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील। मेरे साथ मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा यहाँ पर हैं। और आप देख सकते हैं हर्षा कुमारी सिंह कितनी खूबसूरत लग रही हैं। बैकग्राउंड भी बहुत ही अच्छा है और हमारे साथ वीरा राघव भी जुड़े हुए हैं। हर्षा मैम, आप छुट्टी पर हैं लेकिन आप हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। सबसे पहली चर्चा हम करते हैं बीजेडी बीजेपी अलायंस पर। क्या सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो चुका है, बस अनाउंसमेंट की देरी है? और क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है भाजपा और बीजेडी के बीच में? क्या नवीन पटनायक खुद ये पूरे सीट शेयरिंग टॉक्स लीड कर रहे हैं? क्योंकि अखिलेश जी, कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रेस रिलीज आया और ये प्रेस रिलीज ये था कि जो बीजेडी फैसला लेगी वो उड़ीसा के हित में लेगी, और वो क्लियर इंडिकेशन हो गया कि किस तरफ चल रही है बीजेडी। तो क्या बीजेडी का एनडीए में 15 साल के बाद वापसी होना तय है? मुझे लगता है कि बिल्कुल तय है। सूत्रों की माने तो ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है कि बीजेपी और बीजेडी एक साथ आएंगे और ये उड़ीसा में एक नए समीकरण का जन्म देगा। देखिए, अभी तक जो है 2009 के बाद से दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी और बीजेपी चाह रही थी कि उसको जगह मिले, लेकिन तटीय उड़ीसा को छोड़कर के ज्यादा जो है कामयाबी बीजेपी को नहीं मिल सकी और यही कारण है कि उसने जोर पूरा लगाया। अब बड़ी बात यह है कि पिछले 10 साल से बीजेडी करीब करीब हर मौके पर मारिया संसद में बीजेपी का साथ देती है। कई महत्वपूर्ण बिलों पर सरकार का साथ दिया है। राज्यसभा में सरकार को बहुमत नहीं है, फिर भी बीजेडी के समर्थन से, वाईएसआर कांग्रेस के समर्थन से यहाँ पर तमाम बड़े बिल पारित करवा लिए गए। अब क्या जरूरत पड़ गई बीजेपी को? जब पता है कि बीजेडी साथ में हर मौके पर साथ आना ही है, तो फिर क्यों जरूरत पड़ गई कि आप, जैसे आप मान लीजिए पुरी की बात करें। अब पुरी में कौन चुनाव लड़ेगा? संबित पात्रा पिछले 2 साल से वहां कोशिश कर रहे हैं। अब पिनाकी मिश्रा भी यहाँ डटे हुए हैं। तो वो सीट किसको जाएगी? बीजेपी को जाएगी कि बीजेडी को जाएगी? तो इस तरह से हर सीट पर टसल होगा। और जैसा कि आपने भी, आपके सूत्रों ने आपको खबर दी, जो आपने बताया है कि बीजेपी लोकसभा में ज्यादा और विधानसभा में बीजेडी ज्यादा सीट। तो वो होगा। तो ये जो हमें अंडरस्टैंडिंग अखिलेश जी जो सूत्र बता रहे हैं कि दोनों के पार्टी के बीच में ये हुई है, क्योंकि बीजेडी एक रीजनल फोर्स है और नवीन पटनायक का पूरा ध्यान उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में लगभग 149 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, असेंबली है, उतनी बड़ी असेंबली है, तो उसमें 142 के करीब एक जो मेजर चंक है उस पर चुनाव लड़ेगी बीजेडी, क्योंकि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होता है, विधानसभा और लोकसभा का चुनाव साथ में होता है। और उसके साथ साथ भाजपा ज्यादा लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी, 21 सीटें वहां से आती हैं उड़ीसा से। अब इसमें एक जो पेंच मुझे दिख रहा है वो ये है, मैं बताना चाहूंगा हर्षा को भी, वीर राघव को भी समझाना चाहूंगा इस बात को कि देखिए, अभी तक बीजेपी और बीजेडी जो है अलग अलग लड़ते थे, तो बीजेपी के पास वहां पर अपोजिशन का स्पेस था। अब क्या होगा कि बीजेपी और बीजेडी के साथ आने से अपोजिशन का जो पूरा स्पेस है मारिया, वो कांग्रेस पार्टी के पास चला जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इसमें ये जो सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेडी के वोट तो बीजेपी को चले जाएंगे, लेकिन क्या बीजेपी के वोट क्या बीजेडी को जाएंगे? ये एक दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या उठता है कि ये जिस तरह से पिछले 1 महीने के भीतर कई सारे बीजेडी के विधायकों को बीजेपी अपने पाले में ला रही है, उसके बाद जो कटुता दोनों पार्टी के बीच बढ़ी, क्या उसका असर इस गठबंधन पर नहीं पड़ेगा? ये तीसरी बात है। और चौथी बात ये कि अभी ठीक है, लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है क्योंकि वो निपट जाएगी जब 2 बड़ी पार्टी एक साथ हो जाएंगी, लेकिन लॉन्ग रन में अपोजिशन का पूरा स्पेस तो कांग्रेस पार्टी के पास चला जाएगा। तो क्या इससे कांग्रेस दोबारा जिंदा नहीं हो जाएगी? और क्या ये टेम्पररी अरेंजमेंट? हाँ, ये भी है कि शायद ये लोकसभा और अभी इमीडिएटली 2024 का अरेंजमेंट हो, 5 साल के बाद क्या होगा? पर इसमें एक बात और हमें बताना बहुत जरूरी है कि बीजेडी में, चाहे वो एक डायनेस्टिक पार्टी जिसमें कि बीजू पटनायक के बाद नवीन पटनायक आए, लेकिन नवीन पटनायक के बाद बीजेडी की कमान किसके पास जाएगी ये अभी क्लैरिटी नहीं है। और पांडियन का क्या? पांडियन आ गए हैं, तो उसको लेकर के उड़ीसा में खासतौर से बीजेडी के जो कुछ कार्यकर्ता हैं उनके मन में असंतोष है, लोगों के मन में सवाल है कि तमिलनाडु से एक व्यक्ति आकर के किस तरह से पार्टी पर जो है इस तरह सर्वसर्वा हो जाए, डोमिनेट करने लगे, तो ये एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है। तो इसलिए क्या ये जो गठबंधन हो रहा है, और ये गठबंधन आपके गृह राज्य की बात भी कर रहा हूँ, दोनों जगह ये बात लागू होती है, उड़ीसा में भी लागू होती है, बिहार में भी होती है कि क्या नवीन पटनायक के बाद जेडीयू का विलय बीजेपी में हो जाएगा, और क्या नवीन पटनायक के बाद बीजेडी का विलय बीजेपी में, और क्या नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का विलय बीजेपी में हो जाएगा? ये बड़े प्रश्न है। लेकिन अखिलेश जी, ये भी सवाल अब उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार को लाने के लिए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, तो क्या नवीन पटनायक को लाने के लिए बीजू पटनायक को भारत रत्न मिल सकता है? देना होगा तो अगले 10 दिन में देना होगा, फिर तो आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद मुझे लगता नहीं कोई भारत रत्न मिल पाएगा। चलिए, अब हर्षा कुमारी सिंह, मैं अब आपके पास आऊंगी। सवाल ये है कि आपके सूत्र क्या बता रहे हैं?
वहां से राजस्थान से भाजपा को 100 on 100 आया था लास्ट टाइम, 2014 में भी 2019 में भी। तो क्या जो हारे हुए नेता हैं उन पर असेंबली इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में उस पर क्या भाजपा दाव लगाएगी फिर से? देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है और शायद मेरे को लगता है कि आप राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया दोनों एक तरह से संगठन में बहुत अपनी पकड़ मजबूत है उन दोनों की। राजेंद्र राठौड़ ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते बहुत अच्छा काम किया था। सतीश पूनिया भी उनको शायद कहीं ना कहीं रास्ता बाहर का दिखाना पड़ा, क्योंकि वसुंधरा राजे के साथ उनकी काफी खींचतान थी और इसलिए सीपी जोशी को लाया गया। अब इसमें मारिया सूत्र ये बता रहे हैं कि सवाल हारे हुए कैंडिडेट्स का नहीं है, एक्चुअली सवाल नई लीडरशिप और पुरानी लीडरशिप का है। हमने देखा है कि राजस्थान में पूरी तरह से एक नया नेतृत्व तैयार हो गया है। बीजेपी ने नया सीएम, नया डेप्यूटी, 2 नए डेप्यूटी सीएम, मतलब कहीं ना कहीं से मिनिस्टर्स भी काफी फर्स्ट टाइमर्स को लेके आए हैं। तो इस तरह से सवाल नए नेतृत्व और पुराने नेतृत्व का है। अब ऐसे में जो नया नेतृत्व है वो चाहता है कि जो पुराना नेतृत्व है, जिसमें सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ भी शामिल हैं, सूत्र कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो राजस्थान से बाहर जाए। ये तो कहीं ना कहीं अगर वो राजस्थान में रहेंगे तो उनका हस्तक्षेप रहेगा, उनका प्रभाव रहेगा। जब पार्टी बैठेगी या कुछ कार्यकर्ता बैठेंगे, कब कोर कमेटी की मीटिंग होगी, दोनों कोर कमेटी के सदस्य हैं, तो कहीं ना कहीं आगे 5 साल से अगर हम देखें तो उनका प्रभाव रहेगा, और खासकर एक नए सीएम पे और नए डेप्यूटी सीएम पे जो अभी अपना साख वहां पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दे ट्राइंग टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इन राजस्थान। सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अगर राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया वहां पर हॉवर करते रहें तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो कहीं तो ये भी राजनीति ये भी है कि उनको लोकसभा टिकट देकर उनको दिल्ली का रास्ता दिखाया जाए। लेकिन क्या हारे हुए कैंडिडेट्स पे दाव खेलेगी? देखिए, ये जो चुनाव है ये बहुत अलग चुनाव है विधानसभा से, क्योंकि इस चुनाव में जो है जो मोदी फैक्टर हम कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लीडरशिप पे जो चुनाव लड़ा जाएगा और लोग जानते हैं कि वो उनके लिए वोट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर संभव है कि राजेंद्र राठौड़ को राजसमंद और सतीश पूनिया को जयपुर रूरल। राजसमंद एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कास्ट अरिथमेटिक वाइज उनको शूट करती है और जयपुर रूरल भी सतीश पूनिया को सूट करती है। तो ये सूत्रों में और राजनीतिक गलियारों में हमारे सूत्र ये बता रहे हैं। जी अखिलेश जी, नहीं तो राजस्थान में अभी जो 10 सीटें रोकी हुई हैं हर्षा, उसके बारे में आपको क्या जानकारी मिल रही है कि क्या कारण है जिसके चलते सीटें रोकी गई हैं, और क्या यहाँ पर भी कोई नए चेहरे आ सकते हैं, कोई चौंकाने वाले चेहरे आ सकते हैं? क्योंकि अभी तक हमने देखा कि ज्यादा करके सांसदों को रिपीट किया गया, हालांकि कुछ के टिकट काटे गए और उसमें भी जिनके काटे गए वो इस बात को लेकर नाराज थे कि उन्हें कारण नहीं बताया गया कि किस बात से उनकी नाराजगी थी पार्टी नेतृत्व की कि उनका टिकट काटा गया। तो ऐसे में अब जो बाकी 10 सीटें बच गई, आपको क्या लग रहा है कि किसको मौका मिल सकता है? देखिए, जैसे ये 2 सीटों की बात है, इसमें तो उनको नया कैंडिडेट उतारना ही पड़ेगा, क्योंकि राजसमंद खाली हो गया है और जयपुर रूरल भी खाली है। उसके अलावा अगर आप टॉक सवाई माधोपुर की सीट देखिए तो सुखबीर सिंह जौनपुरिया जो है बताया जाता है कि उनका टिकट कट सकता है। फिर अगर आप धौलपुर का देखिए तो वहां पर भी टिकट कट सकता है, मनोज राजौरिया का टिकट है। तो कहीं ना कहीं सौम्या गुर्जर जो राजस्थान की मेयर वहां पर जयपुर में मेयर रही है, काफी चर्चित रही है, उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको कहीं झुक के नमस्कार किया था और वो ट्वीट बहुत वायरल हुआ था उनका, वो पिक्चर भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। दिल्ली से मेरे को बहुत फोन आए थे कि कौन है ये लेडी, तो हमने बताया कि जयपुर की मेयर है। तो हो सकता है इनको सवाई माधोपुर टोंक से लड़ाया जाए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं नए चेहरे वो जरूर उतारना चाहती है। और दूसरी बात ये भी है कि ईस्ट राजस्थान अखिलेश उनके लिए एक वीक पॉइंट रहा है। ईस्ट राजस्थान को लेकर वो काफी चिंतित है, ट्राइबल बेल्ट को लेकर वो काफी चिंतित है। इसलिए आपने देखा कि बांसवाड़ा डूंगरपुर से उन्होंने वो लेके आए गए महेंद्रजीत सिंह मालविया को, कांग्रेस क्रॉसओवर को लाके उसके लिए उन्होंने रेड कार्पेट बिछाया है। और साथ ही जाट वोट को भी लेकर वो चिंतित हैं। तो वहां पर भी हमने देखा कि ज्योति मिर्धा पे दोबारा दे बैटिंग अगेन ऑन ज्योति, सेकंड टाइम ऑन ज्योति। ज्योति भी हारी हुई है लेकिन उनको उन्होंने दोबारा टिकट दिया है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग समीकरण है। कास्ट अरिथमेटिक बहुत केयरफुली देखा जा रहा है और कुछ ऐसे एमपीज हैं जिनका लग रहा है कि उनका परफॉर्मेंस बहुत ग्रेट नहीं हुआ है, तो हो सकता है उनके टिकट कट सकेंगे, खासकर सवाई माधोपुर टोंक और धौलपुर। बिल्कुल। और हर्षा, चुनौती बीजेपी के सामने यही है कि जो पिछले 2 लोकसभा चुनाव का रिकॉर्ड है, उसकी हैट्रिक बनाई जाए, सारी की सारी 100% सीटें जीतने का। और इसीलिए लगता है कि एक एक सीट पर बीजेपी यहाँ पर राजस्थान में काम था, उन्हें टिकट
मिलता है या नहीं मिलता है। और वी राघव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वी राघव, मैं आपके पास आना चाहूंगा। चंद्रबाबू नायडू आज दिल्ली में है, पवन कल्याण भी उनके साथ आ रहे हैं, और आप जानते हैं कि पवन कल्याण वो कड़ी है जो बीजेपी और टीडीपी दोनों को नजदीक लाना चाहते हैं, दोनों को मिलाना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी जो है थोड़ी दुविधा में है यहाँ पर, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू इससे पहले भी कोशिश कर चुके हैं, यहाँ तक कि राम मंदिर में वो दर्शन करने भी अयोध्या चले गए थे। हाँ। कोशिश पूरी अपनी ओर से कर रहे हैं, और ये वही चंद्रबाबू नायडू है जिन्होंने कि 2019 में एनडीए का साथ छोड़ दिया था, और गुजरात दंगों के समय उनका क्या स्टैंड था वो भी सब जानते हैं। तो वो तो मौका देख करके चौका लगाने वाले नेता माने जाते हैं वीर। और इसमें ये अब देखा जा रहा है कि जिस तरह से वो दबाव में आ रहे हैं वहां पर, इसके बाद उन्हें सहारा चाहिए केंद्र का। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि क्या बीजेपी टीडीपी के साथ जाएगी, या फिर उसको लगता है कि जो अभी दोनों पार्टियों के साथ दोनों हाथों में लड्डू, एक तरफ वाईएसआर कांग्रेस जो हर मौके पर साथ देती है, और एक तरफ टीडीपी उसका भी साथ ले सकते हैं? दोनों हाथों में तिरुपति लड्डू बीजेपी के हाथ में बट जैसे आपने बताया, दो चीजें अखिलेश, आप बहुत इंपॉर्टेंट सवाल साउथ इंडिया के हिसाब से आपने अभी उठाया। इसमें दो चीज है अखिलेश, एक तो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी एक है, और दूसरा तो नजदीकी स्ट्रैटेजी है। अब देखिए, जगन मोहन रेड्डी के पास 11 राज्यसभा एमपी है, और भाजपा नहीं चाहती है कि इलेक्शन के बाद उनको शायद जरूरत होगा जगन मोहन रेड्डी का वो जो 11 राज्यसभा एमपी का। एक बात यह है। दूसरा है कि अगर आप टीडीपी के साथ गए तो आप जगन मोहन रेड्डी को कांग्रेस के साथ पुश कर रहे हैं। आप एक तरह की यू आर क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्गर जगन मोहन रेड्डी, जिनका डीएनए, कोर डीएनए है वो कांग्रेस डीएनए है। मतलब ये, मतलब जो वोट शेयर है जगन का, वो जो कास्ट अरिथमेटिक है वो कांग्रेस का है। तो अगर आप टीडीपी के साथ चले गए इस चुनाव में, तो आप जगन मोहन रेड्डी को यू आर पुशिंग हिम टुवर्ड्स द इंडिया अलायंस एंड द कांग्रेस। लेकिन साथ साथ में भाजपा को अगर सीट जीतनी है आंध्र प्रदेश में, उन्हें किसी तरह की अलायंस तो करनी होगी, और उसमें अभी ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज टीडीपी, बिकॉज इट डजंट लुक लाइक जगन के साथ एक ओवर्ट अलायंस पे जा सकता है भारतीय जनता पार्टी। तो ये पार्टी विल हैव टू क्लोजली डिसाइड, ये क्या टीडीपी के साथ अभी जाके ये 3-4 सीटों को जो फायदा हो सकता है, और 3-4 सीट में जो पार्टी का भविष्य बेहतर हो सकता है, क्या वो अलायंस का देखना है या लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी देखना है। मेरे हिसाब से शायद ये भाजपा काफी दिनों से इस क्वेश्चन पर है। और जो आपने बताया पवन कल्याण, मान लीजिए पवन कल्याण काफी दिनों से भाजपा को टीडीपी के साथ जुड़ाना चाहते हैं, मतलब वो अलायंस को फोर्ज करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी से क्लियर इंडिकेशन नहीं आया। आप मान लीजिए तेलंगाना इलेक्शन में भी आपने देखा टीडीपी कांग्रेस का थोड़ा समर्थन दिया था। तो जैसे आपने कहा टीडीपी कहाँ रहेगा, टीडीपी का क्या स्टैंड रहेगा, क्या टीडीपी के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा चीज ये है अखिलेश, आपने अभी बीजेडी और जेडीयू की बात की है कि पोस्ट नीतीश कुमार, पोस्ट पटनायक क्या होगा बीजेडी और जेडीयू, भाजपा के पास विल इट मर्ज। वही सवाल काफी और क्षेत्रों में भी है, जैसे बीआरएस का क्या होगा, बीआरएस का वोट क्या भाजपा के पास जाएगा, कैसे बीजेपी अपने आप को आंध्रा में लॉन्ग टर्म बढ़ा सकता है, उन्हें किसी तरह की एक बेस तो चाहिए, वो क्या टीडीपी के बेस बीजेपी के साथ जा सकता है, जैसे तमिलनाडु में बीजेपी एआईडीएमके का बेस आई कर लो। तो इन सारे चीजों को लेकर शायद फैसला होगा। लेकिन एक सवाल मैं हमारे पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 1% वोट मिला, 1%, ओनली 1% वोट इन आंध्र प्रदेश। तो यानी बीजेपी का आंध्र प्रदेश में कोई जनाधार उस तरह से नहीं जो तेलंगाना में दिख रहा है, कि तेलंगाना में तो फिर भी उनको 4 सीटें जीती, और अभी विधानसभा चुनाव तो 15% के करीब उनका वोट चला गया। तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी को तो फायदा होगा अगर टीडीपी के साथ अलायंस हो जाए, 3-4 सीटें टीडीपी इसमें दे दे लोकसभा की। लेकिन टीडीपी को क्या फायदा है बीजेपी को साथ रखने में? केवल यही ना कि केंद्र का साथ रहेगा सिर पर, तो कम से कम जो केसेस चल रहे हैं जगन मोहन रेड्डी की ओर से, उन पे थोड़ी सी रफ्तार धीमी हो जाएगी। और उसके साथ साथ मैं एक और पॉइंट ऐड करती हूँ वीरा, कि क्या ये माना जाए कि जगन इज ऑन अ वीक विकेट इस चुनाव में, क्योंकि साइमल्टेनियस इलेक्शन है, तो एक सेंस ये भी आ रहा है क्या कि जगन वैसे मजबूत नहीं है जैसे 5 साल पहले थे? देखिए, जगन का जो विक्ट्री था वो बहुत बड़ा था 2019 में।
तो जरूर टीडीपी इज गेनिंग ग्राउंड इन आंध्र प्रदेश। क्या टीडीपी उतना ग्राउंड गेन कर पाएगा कि दे कैन अनसीट जगन मोहन रेड्डी, वो सवाल है। बट आपने जो सवाल पूछा था अखिलेश की 1% वोट है बीजेपी को, क्या फायदा है बीजेपी को? तो एक ही तरह है, टीडीपी के साथ जाने में ही उनको कोई संभावना होगा ना, कोई भविष्य होगा किसी सीट में, ओनली इफ दे गो विद टीडीपी। बट ये वो एक पुराना डायलॉग है ना, नजदीकी का फायदा देखते हुए दूर का नुकसान ना देखिए। मतलब आई थिंक बीजेपी का वो एक स्ट्रैटेजी भी है अभी फिलहाल का फायदा देखकर टीडीपी के साथ जाने में। अगर मान लो आप टीडीपी के साथ जाए तो आप जगन मोहन रेड्डी को कांग्रेस के साथ पुश कर रहे हो लॉन्ग टर्म में। तो क्या ये विल दिस बी अ गुड स्ट्रैटेजी फॉर द बीजेपी टू ग्रो इन आंध्र प्रदेश? और अगर आप टीडीपी के साथ जाकर टीडीपी अगर इफ इज नॉट एबल टू विन इन आंध्र प्रदेश, देन यू विल बी इन द लूजिंग पोजीशन। और आपने जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई, एक पर्सनल रिलेशनशिप भी है नायडू और नरेंद्र मोदी के बीच में। वो पुराने एक पर्सनल इक्वेशन ठीक नहीं रहे और जगन मोहन रेड्डी और प्राइम मिनिस्टर के बीच में काफी, हमारा सोर्सेस बता रहे हैं कि काफी अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप है। तो शायद ये भी मैटर करेगा इस फाइनल डिसीजन जाते जाते। लेकिन जैसे ही वीरा को पिछली बार भी हुआ था कि चंद्रबाबू नायडू आए थे तो उसके तुरंत बाद जगन मोहन रेड्डी भी आ गए थे, गुलदस्ता लेकर पीएम के पास पहुंच गए थे। अब आज चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में, आपको लगता है कि अगले 1-2 दिन में वो भी आ जाएंगे, जगन मोहन रेड्डी यहाँ पर? ये शायद पता नहीं, हम कह नहीं सकते। बट जगन मोहन रेड्डी तो काफी, हमारे हिसाब से जगन मोहन रेड्डी अभी भी काफी सीरियस बातचीत में है बीजेपी के साथ। ऐसे ही तो काफी सूत्रों बता रहे हैं कि काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग है दोनों पार्टियों के बीच में। तो अब हम रैप अप करने की कोशिश करते हैं और इससे शुरुआत ये करेंगे कि बीजेपी अलायंस लगभग तय है अखिलेश जी, अनाउंसमेंट की बस देरी है। टीडीपी बीजेपी अलायंस अभी थोड़ा प्रश्न चिन्ह है। जहां तक महाराष्ट्र की बात करें तो तीनों अलायंस के साथ लगभग बात तय हो चुकी है। भाजपा सब्सटैंटिव नंबर्स पे चुनाव लड़ेगी। और अगर बिहार की बात करें तो अभी संजय झा जो कि राज्यसभा में चुने गए हैं जेडीयू की ओर से, अमित शाह से, वो मिले अमित शाह से, और नीतीश कुमार चले गए। लेकिन वो नीतीश कुमार के बिल्कुल भरोसेमंद राइट हैंड मैन है। तो मान करके चलिए कि उसमें जो भी फार्मूला होगा उस पर डिस्कशन जो है वो हो चुका होगा। और आज शाम को बीजेपी के बिहार की कोर ग्रुप की बैठक भी हो रही है, तो उसमें मोटे तौर पर माना जा रहा है कि सीटों का बंटवारे को लेकर बातचीत हो जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी पिछली बार की तुलना में ज्यादा सीटों पर लड़ना चाह रही है, वैसे ही बिहार में भी बीजेपी 17 से बढ़ाकर 25 तक भी लड़ना चाहती है। वो कारण बिल्कुल स्पष्ट है। कारण ये है कि 370 का अगर आपने आंकड़ा दिया है और अगर 400 सीटों का आपने आंकड़ा एनडीए के साथ दिया, तो एनडीए के लिए आपको नई पार्टियां चाहिए, जैसे कि बीजेडी है, टीडीपी है, ये उनको चाहिए। और 370 अगर आपको चाहिए सीटें अपने बूते पर, तो आपको ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि अब क्या इस चुनाव के बाद कोई शिवसेना रहेगी, या इस चुनाव के बाद कोई एनसीपी जो भाजपा के साथ इन लोग का अलायंस वो बचेगा? अजीत पवार की एनसीपी का क्या होगा, शिवसेना का क्या होगा? देखिए, ये सारी पार्टियां जो है महाराष्ट्र की, इनकी नजरें अगले साल के इसी साल के जो विधानसभा चुनाव होने हैं उस पर रहेगी। और यही उनको आश्वासन भी दिया है गृहमंत्री अमित शाह ने। सूत्रों की माने तो सूत्रों ने ये बताया है कि गृहमंत्री अमित शाह ने ये कहा है कि आप तो लोकसभा हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, विधानसभा का ध्यान हम आपका रख लेंगे। तो यानी विधानसभा में उनको ज्यादा सीटें दी जाएंगी। और यही फार्मूला जो पुरानी शिवसेना थी उसके साथ था कि जब लोकसभा के चुनाव होते थे तो बीजेपी ज्यादा सीटें लड़ती थी, लोकसभा में बीजेपी बड़ा भाई होती थी और विधानसभा में शिवसेना बड़ा भाई होती थी। तो यही फार्मूला अब महाराष्ट्र में भी और बिहार में भी और कम से कम उड़ीसा में भी, तीनों जगह यही फार्मूला दिखेगा। हर्षा, तो क्या सूत्र बता रहे हैं आपके, कब तक ये जो अभी जो लिस्ट आएगी, 8 को आ सकती है या 9 को, जिस दिन भी सीईसी बैठेगी उसके 24 घंटे के बाद, तो उसमें राजस्थान की बाकी सीटों पर अनाउंसमेंट हो जाएगा? जी बिल्कुल, अनाउंसमेंट हो जाएगा। और पूरी तरह से जो आप कह रहे हैं कि जो ये लोग हैं इनको अकोमोडेट करना, नए चेहरों को लाना। और हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जैसे आपने देखा कि जो पहली जो लिस्ट आई थी उसमें भी काफी अननोन फेसेस थे, जैसे वो उदयपुर में जिसको चुना गया तो वहां पर भी उन्होंने कास्ट अरिथमेटिक के साथ प्ले करने की कोशिश की। नए फेसेस, न्यू फेसेस को जरूर बीजेपी लेके आएगी, ये काफी क्लियर है। जैसे मैंने आपको कहा, वॉच आउट फॉर सौम्या गुर्जर, वॉच आउट फॉर अलका, दीज आर 2 पीपल दैट यू नीड टू वॉच आउट फॉर। महिला लीडरशिप में इनको आगे लाने की बात है। और धौलपुर में भी आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं कोई नया चेहरा वो लेके आएंगे। तो काफी ऐसे सीटें हैं जहां पर न्यू फेसेस को वो लेके आएगी। और
जो पहली सीट में इतना हार्ट बर्न नहीं हुआ था, लेकिन 10 का जो लिस्ट आएगा उसमें हार्ट बर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीर राघव, आपसे मैं जाते जाते पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से कितना % चांस है बीजेपी और टीडीपी अलायंस का? 50-50 at the moment, I don't know, but I'll tell you what, अखिलेश, मैं जहां बीजेपी का स्ट्रैटेजी देख रहा हूं, मुझे लगता है कि वो एक तो इलेक्शन स्ट्रैटेजी है, और जैसे उन्होंने बीआरएस का पीछे गया था असेंबली इलेक्शन में, बीआरएस का वोट के पीछे, और जैसे उन्होंने एडीएमके से पार होकर फिर भी अलग से तमिलनाडु में एक अलायंस जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से शायद बीजेपी आंध्रा में लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी देखते हुए शायद ये इलेक्शन में विदाउट गोइंग इन एनी अलायंस हो सकता है मेरे हिसाब से, बट ऑब्वियसली फाइनल डिसीजन तो दिल्ली बीजेपी का है। टीडीपी की तरफ से तो अलायंस चाहिए, बट भाजपा की तरफ से देखिए, उनकी तरफ से पक्का है, बस बीजेपी के हाँ का इंतजार है। रिश्ता पक्का है लेकिन आधा। तो अब सूत्र कब तक हम इंतजार करेंगे, क्योंकि सूत्र हम लोगों को फिर से बताएंगे कि क्या क्या होने वाला है अखिलेश जी, और फिर अगले हफ्ते इसी वक्त सवाल होता है तो हम बता देते हैं। भाजपा का सूत्र का सवाल है तो आप और बारिया ही बता सकते हैं अलायंस होगा या नहीं। और हर्षा भाजपा कांग्रेस सबके सूत्र उनके पास है। तो सूत्रों के माने में इस बार इतना ही। इस हफ्ते अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।